हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर जैक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन सा है उसको बताना है। तो 156 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इसके बाद बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। यह क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर 156 को सबसे पहले यदि 2 से हम लोग काटने का प्रयास करें तो 2 से अगर 15 में अगर भाग लगा देंगे तो 7 बार में जाएगा 14, फिर इसके बाद आ जाएगा 16, तो 8 दूना हो गया 16, ठीक है। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 2 नवा 18, ठीक है। इसके बाद आप काट सकते हैं इसको 3 से तो 13 आएगा। यानी कि 156 का भाज्य गुणनखंड यदि हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं ना। तो आप देख सकते हैं दो बार आया है, इसलिए हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं, फिर 13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको ऑप्शन में मिलाते हैं तो ऑप्शन 1 को यदि देखा जाए तो 2 गुना 3 गुना 13 है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का पावर 2 है, फिर 3 है, फिर 13 है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, है ना। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि इसका भाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2, फिर 3, फिर इसके बाद 13। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो आपको बताना है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ग्राफ से बताना बहुत ही आसान होता है। तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस में जो कर्व जो होगा, जो आपका वक्र रेखा होगा, जितना बार कट करेगा वह उसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगा। जैसा कि यदि आप इस फिगर में देखेंगे तो ये जो कर्व है, इस आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 2 बार एक्स एक्सिस को कट किया है, एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ है, तो 2 बार कट किया है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 2। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। अगर 2 से ज़्यादा आ जाएगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, है ना। यदि ऑप्शन ए की अगर बात की जाए तो ऑप्शन को आप देख सकते हैं x+2 का होल क्यू है और 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उसको a+b के होल क्यू पे तोड़ेंगे तो फार्मूला होता है ए क्यू, यानी कि x का क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, प्लस होता है बी क्यू, यानी कि 2 का क्यू कर देंगे, ठीक है। प्लस होता है 3a² इंटू बी, तो 3 हो गया, ए के स्थान पे एक्स स्क्वायर है और बी के स्थान पे कितना है 2 लिख सकते हैं। प्लस होता है 3ab², तो 3 हो गया, ए का स्थान पे एक्स है और बी का स्थान पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है, तो एक्स क्यू आएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 6x² आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 2 2 जा 4 और 4 2 जा आ जाएगा, आप 4 3 जा आ जाएगा 12, ठीक है। 12x आ जाएगा, यानी कि एक्स क्यू आ जा रहा है। फिर इसको बराबर में यदि सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x³ आ जाएगा, -2x इंटू 1 करेंगे -2x आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको कितना भी सॉल्व करेंगे तो x का पावर 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x³ है, बराबर को उधर भेज देंगे तो 2x³ में से एक x³ को घटा देंगे तो एक x³ आ जाएगा, यानी कि x का पावर 3 आने वाला है। जबकि द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे तो चर का अधिकतम घात 3 आ रहा है, इसलिए बोल सकते हैं कि ए जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है। यदि बी को यदि आप सॉल्व करेंगे, इसमें चर का अधिकतम घात 2 आ जाएगा। यदि सी को भी सॉल्व करेंगे तो भी चर का अधिकतम घात 2 आएगा। डी को भी सॉल्व करेंगे तो चर का अधिकतम घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। यही एक प्रकार का द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना, उसका मान बताना है। तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें आप कोशिश करेंगे दोनों में से किसी एक को चेंज करने का। तो cos 48 डिग्री को यदि हम लोग चेंज करें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस को
कॉस 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 में से अगर हम लोग 42 डिग्री को घटा देंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। फिर माइनस में कितना साइन है, साइन 42 डिग्री है, आप देख सकते हैं। तो एक फार्मूला जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, है ना। तो आप देख सकते हैं कॉस 90 माइनस है 42 डिग्री, यानी कि 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 42 डिग्री है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन कितना लिख देंगे 42 डिग्री, ठीक है। और माइनस में कितना है साइन 42 डिग्री, और साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री को घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है डॉट डॉट, और इसमें बताना इसका सार्व अंतर क्या होगा, है ना। तो सार्व अंतर का मतलब होता है जो भी आपका एपी दिया हुआ रहेगा, जो भी समांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा, उसमें से अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे, वह सार्व अंतर होता है। यदि अगला पद किसी में से आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 5/3 को, अगर हम उसमें से अगर 1/3 को घटा दें, इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 4, तो 4 बटा कितना आ जाएगा 3, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फार्मूला पे ही दिया हुआ है। पूछ रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में हम लोगों को बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत का मतलब होता है जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड जो 2 आ जाए या फिर केवल 5 आ जाए, या फिर जिसमें बोल सकते 2 और 5 दोनों आ जाए, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए से चले तो आप देख सकते हैं 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो क्या हो सकता है, सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, फिर 2 से काट देंगे 2 आएगा, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो हर है मतलब 8 है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो केवल 2 आया। इसका मतलब 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा, है ना। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हर का जो अभाज्य गुणनखंड जो दिया हुआ है उसमें 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है। डी भी नहीं होगा क्योंकि 2 है, 5 है और 7 है। यदि आप 455 का निकालेंगे तो इसमें 2 5 2 तो आएगा नहीं, 5 होगा, और भी दूसरे नंबर आ सकता है, आप उसको निकाल के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि 96 और 404 का मौसौ क्या होगा। यानी कि हम लोगों को 96 और 404 का HCF बताना है। तो आप डिवाइड मेथड से भी बना सकते हैं या फिर उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 404 है और 404 को सबसे पहले कितना से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दे दीजिए तो 4 छक 24 आ जाएगा, 4 9 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 आ जाएगा, 20 आ गया, और इसके बाद 96 में भाग दे दीजिए तो कितना आ सकता है, यानी कि 4 बार में, यानी कि 20 चौका 80 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 16, ठीक है। और 16 से यदि 20 में भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि आ जाएगा 16, ठीक है। घटा दीजिए 4 आएगा, और इसके बाद 16 को काटेंगे 4 से तो 4 बार में 16 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HCF कितना आ रहा है 4, यानी कि 96 और 404 का HCF निकालेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो शून्यकों का जो योग है, और शून्यकों का योग जो होता है उसको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं -b/a, ठीक है। और -b/a बराबर दिया हुआ है 0, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या, शून्यकों का योग बराबर दिया 0, तो -b/a बटा में 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे तुलना करें तो आप देख सकते हैं a बराबर आ रहा है 1, ठीक है, और b बराबर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0, है ना। b बराबर कितना लिख सकते हैं 0, ठीक है। और एक और चीज़ दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर जानते हैं c/a, तो c/a बराबर क्या लिख सकते हैं √5, और √5 बटा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं a बराबर आ गया 1,
और सी बराबर आ गया √5। ठीक है, तो द्विघात जो बहुपद होता है उस द्विघात बहुपद का जो उसका सामान्य जो रूप होता है वह होता है ax² प्लस होता है bx। ठीक है, और इसके बाद होता है प्लस सी। तो आप देख सकते हैं ए का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, ए का मान दोनों में बराबर होना चाहिए, तो बराबर में देख सकते हैं ए का मान 1 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 इंटू क्या कर देंगे x², तो 1 इंटू x² करेंगे तो x² ही आने वाला है। फिर b का वैल्यू देख सकते हैं 0, तो 0 इंटू एक्स करेंगे 0 आएगा, और c का वैल्यू है √5 यानी कि √5 लिख देंगे। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है कि x² और प्लस कितना बचेगा √5 बचेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। क्यों क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो जो बहुपद का जो मान आने वाला है वह आएगा x² प्लस √5। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का निम्न से शून्यक क्या है ना। तो शून्यक निकालना बहुत ही आसान होता है, जो भी बहुपद दिया हुआ है उसको बराबर में 0 लिखकर x का मान निकाल देते हैं। तो 3x² देख सकते हैं, इसके बाद माइनस एक्स है -4, तो शून्यक निकालना इसलिए बराबर में क्या लिख दिए 0। आप देख सकते हैं यह एक गुणनखंड है और इस गुणनखंड को हम लोग क्या करेंगे तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला पद और अंतिम पद को सेम लिख देते हैं, तो 3x² को 3x² लिख दिए और इसके बाद -4 लिख दिए बराबर में 0। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद क्या करते हैं पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना कर देते हैं, तो 3 चौके आ जाएगा 12, और 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ देते हैं जो पिछला जो पद होगा उसके बराबर आना चाहिए। यानी कि 3 और 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, यानी कि इसको तोड़ सकते हैं 4 और 3 में, है ना। 4 गुना 3 करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, और 4 में से अगर 3 घटा देंगे तो एक x भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं -4x और प्लस में क्या लिख देंगे 3। बात समझ में आ रही है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में देख सकते हैं कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। इसके बाद क्या बचेगा 3x -4 बचेगा। फिर इसके बाद इन दोनों में कॉमन देखा जाए 3x -4 में तो +1 कॉमन दिख रहा है, इसलिए +1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x -4। ठीक है, देख सकते हैं दोनों यह दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक कॉमन ले लेंगे, तो 3x -4 को कॉमन ले लिए। फिर इसके बाद क्या बच गया x +1। बात समझ में आ रही है? और बराबर में 0 का 0। अब क्या करेंगे बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर लिखकर उसको सॉल्व करेंगे। तो एक जो वहाँ पे आया था वो था 3x -4। ठीक है, दूसरा जो था वह था x +1 बराबर था 0। ठीक है, अगर हम इसको 0 के बराबर लिखें तो क्या आएगा x का मान, तो 3x -4 बराबर 0 लिखेंगे तो पहली बात 3x और माइनस में 4 है बराबर के उधर जाएगा प्लस में 4 आएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, एक x का मान आ गया। यदि हम x +1 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या हो सकता है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा +1 है बराबर को उधर जाएगा -1 आ गया, यानी कि x का यहाँ पे 2 मान आ गया, एक आ गया 4/3 और दूसरा आ गया -1। अब हम लोग इसको ऑप्शन में मिला देंगे, तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं 4/3 है और एक -1 है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है यदि विविक्तर d 70 हो तो इनमें से मूल क्या होगा, है ना। यानी कि d का मान दे दिया हुआ 70 यहाँ पे आप देख सकते हैं वह एक धनात्मक संख्या है ना। और d का हम लोग 3 कंडीशन जानते हैं कि अगर d का वैल्यू अगर क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए मतलब धनात्मक आ जाए तो मूल जो होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं और असमान होते हैं। असमान का मतलब अलग अलग होगा, भिन्न संख्या होगा। ठीक है, और दूसरी हम लोग इसका कंडीशन जानते हैं कि अगर d का मान 0 आ जाए तो मूल जो होते हैं बराबर भी होते हैं और वास्तविक संख्या होते हैं जब d का मान क्या होता है 0। बात समझ में आ रहा है? और बी ऑप्शन में है वास्तविक और असमान, जब d का जो मान होता है वो क्या होता है धनात्मक संख्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे d का मान धनात्मक है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। काल्पनिक संख्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि काल्पनिक संख्या तब होता है जब d का मान माइनस में आता है। बात समझ में आ रही है? और d का मान 0 आएगा तो बराबर और वास्तविक संख्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो tan थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं p/b, है ना। p/b का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, है ना, और इसके बाद जो बेस होता है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में लंब बटा क्या चीज़ है आधार है, यानी कि tan थीटा बराबर और जो फार्मूला होता है वह लंब बटा आधार होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा।
और क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है दिए गए आकृति में DE समांतर BC है तो निम्न में से DC का मान क्या होगा उसको बताना है। जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं AD बराबर 1 दिया हुआ है, AE बराबर दिया 1.5 और EB बराबर दिया हुआ है 3। तो हम लोगों को DC का मान निकालना है। तो थेल्स प्रमेय का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। थेल्स प्रमेय से हम लोग इसको लिख सकते हैं AD बटा लिख सकते हैं DC, ठीक है। और इसके बाद लिख सकते हैं क्या, AE बटा लिख सकते हैं हम लोग EB। बात समझ में आ रहा। और क्या करेंगे, सबका वैल्यू दिया हुआ पुट कर देंगे। AD का मान दिया हुआ 1 और DC का मान कुछ नहीं दिया हुआ, उसको सेम छोड़ देंगे। और AE बराबर दिया है 1.5, ठीक है। और EB बराबर है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DC को इधर ले जाइए और जो 1.5/3 है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, DC बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ 3 भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 3 हो जाएगा। और बटा में क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 गुना 3 करेंगे 3 आ जाएगा, 1/5 है तो सॉरी 1.5 है तो 1.5 से यानी कि 1.5 हुआ। और 1.5 गुना कितना होता है 3, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, है ना। यानी कि DC का मान कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है दो बिंदुओं A दिया हुआ है x1, y1 और B दिया हुआ है x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला जो बिंदु है वह है P, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x, y। तो पूछ रहा है कि जो निर्देशांक x, y होगा उसका विभाजन सूत्र से क्या होगा, है ना। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, जो x और y का जो निर्देशांक निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। और y का निकालने का होता है M1y2 प्लस M2y1, ठीक है। इसके बाद होता है M1 प्लस M2। इसलिए बोल सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा, है ना। यह डायरेक्ट फार्मूला पे है, चैप्टर 7 में आप विभाजन सूत्र से देख सकते हैं NCERT बुक से। और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है cos 60 डिग्री का मान क्या होगा वह हम लोगों को बताना है। तो cos सबसे पहले निकाल लेते हैं। cos 0 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1, ठीक है। और इसके बाद cos 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3/2, ठीक है। और इसके बाद cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है, आप लिख सकते हैं इसको 1/√2, ठीक है। कितना होता है 1/√2 होता है। और इसके बाद cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है cos 60 डिग्री वह होता है 1/2, ठीक है। cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है cos 90 का लिख सकते हैं वो होता है 0, है ना। यानी कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है। तो आप देख सकते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है tan 90 माइनस थीटा बराबर है ना। यह डायरेक्ट फार्मूला पे दिया हुआ है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है cot थीटा, है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे यह 3 फार्मूला एक दूसरे को चेंज करने का होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे साइन जो होता है साइन, है ना, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस जो थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वह होता है कॉस थीटा, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वह साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद लिख सकते हैं जो tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वह हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। और इसके बाद एक और बच जाता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा वह हो जाएगा सेक थीटा। और जस्ट अगर इसका उल्टा कर दे तो सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा। इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि हम लोग त्रिज्यखंड की अगर बात करें तो त्रिज्यखंड का मतलब होता है कोई वृत्त है और उस वृत्त में 2 त्रिज्या द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। यहाँ पे थीटा कोण यदि बने तो त्रिज्यखंड बराबर जो फार्मूला होता है उसका क्षेत्रफल बराबर वह होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। यानी कि थीटा बटा 360 डिग्री इंटू होता है पाई आर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है इनमें से शंकु का क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का आप जानते होंगे, शंकु का कुछ फिगर इस टाइप का होता है और यह होता है इसका तिर्यक लंबाई l और यह हो गया उसका ऊंचाई h और इसके बाद त्रिज्या हो गया r, ठीक है। तो जो इसका जो क्षेत्रफल होता है, पहली बात अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर एल होता है। और इसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वह होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और
इसके बाद आप देख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर जो होता है वह उसका आयतन होता है, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन ए भी गलत होगा। तो इसलिए बोल सकते हो ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि शंकु का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और यही ऑप्शन एक सही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालना बहुत ही आसान होता है, या जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है दोनों को जोड़ दीजिए और इसके बाद उसको 2 से भाग दे दीजिए, है ना। तो 2 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 और 40 70, और 70 को 2 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 35, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो आपको बताना है कि ईका आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 52 पत्ता में जो ईका होता है, ईका की संख्या होता है 4, है ना, और प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है जितना पूछा गया मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या होता है, तो अनुकूल परिणाम मतलब ईका टोटल कितना हो गया 4, और इसके बाद कुल परिणाम होता है और कुल परिणाम कितना है 52, तो यानी कि 4/52 हो जाएगा। इसको काट देंगे 4 से तो 13 बार में कट जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/13, है ना, 13 चौका 52 होता है, इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के सारे क्वेश्चन जो है वह रिक्त स्थानों को भरने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं होता है तो आपको बताना उसका दशमलव प्रसार किस टाइप का होगा, है ना। तो 2 का पावर n और 5 के पावर m का यदि होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, यदि नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, है ना। यहाँ पे नहीं की बात किया है इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं अशांत, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या अशांत, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। इसका मतलब शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है -b/a, है ना, क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल की अगर बात बोलता है तो वह हो जाएगा c/a, है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग, इसलिए हो जाएगा -b/a। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, ये तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इसका nवां पद निकालिए, और nवां पद बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है a + n-1 इंटू होता है d। आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरें, है ना। यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और यहाँ पे बॉक्स है, इसके बाद 26 दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि जो बॉक्स होगा उसके स्थान पे क्या आएगा संख्या। तो आप देख सकते हैं हम लोग जो AP जानते हैं, AP बराबर क्या जानते हैं, एक होता है A1, ठीक है, इसके बाद होता है A2, ठीक है, इसके बाद होता है A3, तो आप देख सकते हैं A बराबर कितना है 2, ठीक है, और इसके बाद A3 बराबर दिया हुआ है कितना 26। बात समझ में आ रही है। तो A3 को क्या लिखते हैं हम लोग A + 2D, है ना, A3 को क्या लिखते हैं A + 2D, तो A + 2D बराबर हो गया 26 और A का मान दिया हुआ है 2, तो 2 बराबर 2 + 2D बराबर हो जाएगा 26। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2D बराबर जो आएगा 26 माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, तो D बराबर लिख सकते हैं 26 में से 2 घटा देंगे 24 और बट्टा में 2 चला जाएगा, यानी कि D का मान आ गया 12। बात समझ में आ रहा है, यानी कि 12 आ गया D का वैल्यू। और हम लोगों को पूछा A2 बराबर, तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 बराबर लिख सकते हैं A + D, ठीक है, और A का मान कितना है 2 और D का मान आ गया 12 और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14, है ना, यानी कि 14 आ गया। इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन बी वाला जो है यानी कि 14 जो ऑप्शन होगा वह करेक्ट होगा, आप वहाँ पे उसको भर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है AP के प्रथम n पदों का योग S है, तो S का जो फॉर्मूला है वह कौन सा होगा। तो S का जो फॉर्मूला होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वह करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है बौधायन प्रमेय किसको कहते हैं। तो बौधायन प्रमेय जो कहते हैं वह बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। यानी कि वृत्त है, ठीक है, और वृत्त और स्पर्श रेखा, ठीक है, और जहाँ पे मिलती है तो वह एक प्रकार का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तो उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। बात समझ में आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो एक बिंदु पे कर रहा है, इसलिए स्पर्श बिंदु कहलाता है। बात समझ में आ रही है। छेदक रेखा उसको नहीं बोलेंगे। छेदक रेखा का मतलब होता है वृत्त को यदि दो बिंदुओं पर कटान करती है कोई रेखा तो उसको बोल सकते हैं छेदक रेखा, ठीक है, बट इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा। और क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है। तो चाप की लंबाई बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है थीटा बटा 180 डिग्री। इसके बाद होता है पाई आर, है ना, पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि पाई आर होता है, इसलिए आप देख सकते हैं थीटा बटा कितना होता है 180 डिग्री और इंटू होता है पाई आर। बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसको बताना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, है ना, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, क्या होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।